वजारत दाखिला सिंध ने ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी और खालें जमा करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। अफजल खान से तफसीलात लेंगे। जी अफजल बताएगा। दाखिला ने ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी और खालें जमा करने के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और ज़ाब्ता अखलाक तरतीब दे दिया है और इस हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड फलाही तंजीमों और दिगर मदारिस और दिगर जो इदारे हैं उनको ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने और मुंतकली के हवाले से जो तहरीरी इजाज़तनामे हैं उनको बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारे चेक करेंगे, जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से भी मौसर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो है निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ऐसे तमाम इलाकों की दर्जाबंदी करके वहाँ पर पुलिस कमांडोज को तैनात किया जाएगा जहाँ पर ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की खालें जमा करने के हवाले से लड़ाई झगड़े होने का खदशा मौजूद है। जबकि मुरतब करदा जो प्लान है उस पर तमाम जो SSPs और दिगर जो पुलिस इदारे के जिम्मेदार अफराद हैं उनको बाकायदा अमल दरामद उनको बाकायदा अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अफजल खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत 21 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 15 मई को कॉज लिस्ट मंसूख होने पर समाअत नहीं हो सकी थी। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल आइंदा समाअत पर मुकम्मल होने का इम्कान है। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत 21 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। प्रॉपर्टी लीक्स की तहकीकात FIA, FBR और NAB से कराई जाएं, शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन की जानिब से दायर की गई है जिसमें दुबई लीग्स की तहकीकात FIA, FBR और NAB से कराने की सलाह की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दुबई लीग्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए हैं। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की व गैर मुल्की प्रॉपर्टी ज़ाहिर करना लाजिम है। FIA, NAB और दीगर मुतल्लिका इदारों को दुबई लीग्स की तहकीकात का हुक्म दिया जाए और तहकीकात होनी चाहिए कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मली साबित होने के बाद जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ अदालत कार्रवाई करी। ये दरख्वास्त लाहौर कोर्ट में दायर कर दी गई है। पीर के रोज जो है वो इस केस की समाअत की जाएगी। जी आबिद खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर 8 सिक्योरिटी अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अजहर फारूक से। जी अजहर। जी, स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी पर जो मामूर अमला था उनमें से 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल किए हैं। ये एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे और बगैर कार्ड के गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर बाद अरकान को इन्होंने रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके साथ साथ जो अंदर के दरवाजे हैं कौमी असम्बली हाल के, वहाँ तक ये अफराद जो है वो पहुँच गए थे, जिसकी निशानदेही पर ये 8 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो 3 माह के लिए मुअत्तल किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से शिकायत की थी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने न सिर्फ इन 8 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया है बल्कि पार्लियामेंट हाउस में यूट्यूबर समेत तो ऐसे तमाम गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिल पर भी पाबंदी आयद की गई है क्योंकि बगैर पास के पार्लियामेंट हाउस जो है वो पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। गंदुम स्कैंडल में तगड़े लोग मुलव्विस हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स हैं। इंक्वायरी NAB या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। इस स्कैंडल में सियासतदान कम मुलव्विस हैं, इसलिए ये दब जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं गंदुम स्कैंडल की हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। एक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ वो तो लॉलीपॉप ही है। कोई फेयर इंक्वायरी तो अगर तक होनी होती तो अभी तक NAB एक्शन में आ चुका होता। और ये बड़ी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए कि सूबों ने क्या डिमांड की, सूबों का इनपुट क्या था, मफाक में किसने ये इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। मेरे ख्याल में NAB को करनी चाहिए, या NAB को करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज का कमीशन बनना चाहिए।
जो कोई सर्विंग जज को कमीशन बने। तो वो अब नहीं बन रहे दोनों, तो आप कोई एज ए काश्तकार इसमें कोई हम मीटिंग कर रहे हैं काश्तकारों की तंजीमों की, किसान इत्तेहाद और अंजुमन काश्तकारां और दूसरे आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो किसान विंग हैं, सारों से अमन करीब एक मीटिंग करके तो हम मुश्तरका फ़ोरम के तौर पे हम समझते हैं कि किसानों के मुश्तरका एप्लीकेशन हम खुद दें और हम इसमें मुद्दई बने, यानी कि किसान खुद मुद्दई बने इसमें, बजाय कि रियासत के ऊपर या हुकूमत के ऊपर हम छोड़ दें। मेरे ख्याल में हमें खुद इसके ऊपर एक्शन, और ये दबी नहीं चीज़ जाएगी। मैं नहीं समझता कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, अभी आप कर भी लेंगे, लेकिन जो तकड़ा होता है ना उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ होनी का, क्योंकि ये पहली है इसमें सियासतदान काम इन्वॉल्व है। ये जो पहला स्कैंडल है जिसमें सियासतदान आपको जेन्युइन पॉलिटिशियन कम लोग नजर आएंगे इन्वॉल्व, इस वजह से ये दब जाएगी। अगर तो कोई सियासतदान होता तो अभी तक उसका गला दबाया जा चुका होता। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, और हमारी हमने एक ड्राफ्ट खुद की है एक एप्लीकेशन, तो वो अंजुमन हम काश्तकारों की एक मीटिंग करके उनसे इजाज़त लेके फिर सारों के हम समझते हैं मुश्तरका तौर पे हम एक एप्लीकेशन देंगे, नैब में देंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में तो लंबा काम है, काम तो नैब का ही है, उन्होंने भी नैब को तो सुओ मोटो भी ले लेने चाहिए। इतने बड़े गपले को आप दबने नहीं देंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। आपकी सियासी जो एफिलिएशन है वो इसमें आड़े तो नहीं आएगी? नहीं, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं अपने चेयरमैन से अपनी पार्टी के साथ मशवरे से की। अगर कबीना में आती है पीपल्स पार्टी तो आप कोई मशीर मुआवन बनेंगे? सर अभी ये पार्टी कबीना में आने का फैसला ही नहीं करेगी, अभी फैसला होएगा तो ये बाकी बातें तो बाद की हैं, इस पर मैं कबल अज़ वक्त कैसे राय दे सकता हूँ। आपको लगता है कि जो हमें ये फील हो रहा है कि नहीं अपना हुकूमत में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, अभी ऐसे नहीं है? इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से आप अल्फाज बोल रहे हैं इतना आसान नहीं, बहुत सारी चीज़ें। खान साहब को हौसला तो मिलता है, कभी इलेक्शन में मिल जाता है, कभी कहीं और तरीक़ों से मिल जाता है, मिल रहा है उन्हें। हाँ, हौसला तो लगातार मिल रहा है। लोग महसूस तो कर रहे हैं, इनकलाब, जब इनकलाबी बातें होती हैं तो हर इनकलाब के पीछे कोई राइटर तो होता है। ये तो नहीं कि राइटर कोई ना हो। तो ये हौसला तो मियाँ साहब को भी मिलता था, लेकिन उन्होंने प्लेटलेट्स कट जाते रहे, चले जाते। अब मियाँ साहब बुजुर्ग आदमी है, मैं उनके ऊपर क्या राय दूंगा, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान खुद कर लिया। बंदे का जो एग्जिट होता है ना पॉलिटिक्स से, वो बड़ा शानदार और जानदार होना चाहिए। मियाँ साहब का एग्जिट शानदार और जानदार नहीं हुआ, शायद उसमें गलती उनकी अपनी है या उनके मशीरों की है। वो तो दोबारा सदर बनने लगे हैं, आप एग्जिट करा दिया। नहीं, देखें आप उम्र के हिस्से में, आखिरी हिस्से में आके जब वज़ीर आज़म ना बन सके, पार्टी की सितारा दिया, वो एक्टिव पॉलिटिक्स तो नहीं करते ना, अब एक्टिव तो उनकी बेटी करती है या भाई करते हैं। कराची इलाके लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान अब्दुल्ला टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक हुआ। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर, क्या अपडेट्स हैं? लेकिन गुज़श्ता रोज लियाकताबाद के कॉल सेंटर में 16 साल नौजवान अब्दुल्ला को की गोली लगी लाश मिली थी, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस की जानिब से इस केस पर मुस्तकिल काम किया गया और आखिर इस पुरस्कार ब्लाइंड मर्डर को हल कर लिया गया है। पुलिस जरा का कहना है कि नौजवान अब्दुल्ला टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाबाक हुआ और बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला और इसका दोस्त कॉल सेंटर पहुंचे थे, जहाँ मौजूद पिस्तौल के साथ दोनों टिकटॉक बनाने लगे और इस दौरान वो वेब का भी इस्तेमाल कर रहे थे और टिकटॉक बनाने के दौरान अचानक से अब्दुल्ला के दोस्त से गोली चली, जो अब्दुल्ला को लगी और वो मौके पर जाबाक हो गया। गोली चलने के बाद अब्दुल्ला का दोस्त मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस जराये के मुताबिक हिरासत में ले लिया गया। उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ की है और इस हवाले से मजीद जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। मरियम नवाज बचा तौर पर उम्मीद करती हैं कि उनका बतौर खातून एहतराम किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, दूसरों से एहतराम तभी करा सकते हैं जब खुद दूसरों के हुकूक का एहतराम करें। उनकी हुकूमत ने खवातीन कैदियों यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद पर जाली मुकदमे बनवाए। बुशा बीबी पर निकाह केस और बानी पीटीआई पर इखलाक से गिरे मुकदमे बनवाए गए। खवातीन कैदियों से बेईमाना सलूक सारी उम्र आपका पीछा करेगा और सियासत पर गहरा स्याह दाग बना रहेगा। बिजली पैदावार और तरसील के 10 साला प्लान्स तैयार कर लिए गए हैं। एनटीडीसी ने नेपरा में जमा भी करा दिए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, क्या प्लान्स हैं? जी, जो बिजली की पैदावार है और तरसील के हवाले से तवील मुद्दती जो प्लान है वो तैयार किए गए हैं। नेपरा में इस हवाले से जमा कराए गए हैं। नेपरा ने अब मुख्तलिफ जो शराकतदार हैं
ان سے اس حوالے میں تجاویز طلب کر لی ہیں. یہ جو پلان ہے یہ 2024 سے 2034 کے عرصے کے لیے ہیں. اس میں جو بجلی کی پیداوار اور ترسیلی پلان کے لیے سرمایہ کاری کا جو ہدف ہے وہ تقریباً 72 ارب ڈالر سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اس میں 10 سالہ بجلی پیداواری منصوبوں کے لیے 64 ارب، جبکہ بجلی کے جو ترسیلی منصوبے ہیں اس کے لیے 10 سال میں 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ لگایا گیا ہے. جو بجلی کی جاری ترسیلی منصوبے ہیں ان پر لاگت کا تخمینہ تقریباً 3 ارب 20 کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے. اس پلان میں مزید بتایا گیا ہے کہ 10 سال میں جو قابل تجدید توانائی ہے اس میں 46% اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور 10 سال میں جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں جو اضافے کا ہدف ہے وہ تقریباً 15,000 میگا واٹ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ بجلی کی پیداواری صلاحیت 42,000 سے بڑھا کر 57,000 میگا واٹ تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. بہت شکریہ علیم ملک. ادھر نان فائلرز کی سم بلاک کرنے کے لیے 18 رکنی ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا. اعلامیہ جاری. جوائنٹ ورکنگ گروپ میں تمام متعلقہ اداروں اور کمپنیوں کے ماہرین شامل ہیں. ایف پی آر کے 5، پی ٹی اے کے 2، یوفون کے 4 ارکان شامل ہیں. ٹیلی نار کے 3، جیز کے 4 ماہرین بھی شامل. ورکنگ گروپ میں ایف پی آر، پی ٹی اے، ریگولیشن اور ٹیکس ایڈوکیسی کے ماہرین بھی شامل ہیں. ورکنگ گروپ کی مشاورت سے نان فائلرز کی موبائل فون سم بلاک ہو سکیں گی. ایف پی آر حکام کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی 5,06,000 سم بلاک کرنے کا ڈیٹا ایف پی آر نے پی ٹی اے کے حوالے کیا تھا. آئی ایم ایف کی نئے قرض پروگرام کے لیے شرائط سامنے آ گئی ہیں. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے شرط عائد کی ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی. بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. جی شعیب بتائیے. جی، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو قرض پروگرام کے لیے بات چیت ہو رہی ہے اس وقت کا آج پاکستان میں 6واں روز ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ ایشوز پر بات چیت ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ نئے مطالبات خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو ہے سامنے آئے ہیں. یہ بتایا گیا کہ حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک سے بورنگ نہیں کرے گی بلکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے جو ہے وہ سکوک بانڈ میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرمایہ کار لیے جائیں گے. ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہوگا وہ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. حکومت اس میں مداخلت نہیں کرے گی. مہنگائی کے حساب سے جو ہے مانیٹری پالیسی سخت رکھی جائے گی اور شرح سود ہے وہ مانیٹری پالیسی کے حساب سے رکھا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا جو آئندہ مالی سال تقریباً 9,787 ارب روپے جو ہیں اس سے وہ صرف قرضوں اور سود کے ادائیگیوں پر خرچ ہوں گے. جو رواں مالی سال اس وقت قرضوں اور سود پر خرچ ہونے کی رقم کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے مقررہ ہدف سے زیادہ پہنچ رہا ہے. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں 3 موٹر سائیکل پر سوار 6 ملزمان نے کار سواروں سے 5.5 لاکھ روپے لوٹ لیے. ملزمان نے مزاحمت پر کار سواروں پر تشدد بھی کیا. افضل خان سے مزید تفصیلات لیں گے. جی افضل بتائیے گا. جی بالکل، سکھن تھانے کی حدود بھینس کالونی میں یہ ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی جس کی موبائل ویڈیو بھی منظر عام پہ آنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے. پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان نے کار سواروں سے 5.5 لاکھ روپے لوٹے تھے اور اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. جبکہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ کار سوار کے ساتھ لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، جبکہ اعتراف سے گزرنے والے افراد کو بھی اسلحہ دکھا کر ڈرایا جا رہا ہے. 7 مئی کو یہ واردات پیش آئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. بہت شکریہ افضل خان تفصیلات کے لیے. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں 3 ملزمان نے ایک ہی وقت میں دونوں دکانوں میں لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے. ایک دکان کو 2 ملزمان اور دوسری میں 1 ملزم نے لوٹ مار کی. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر بتائیے. بالکل دیکھیں، گلشن حدید فیز 2 میں ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں 3 ملزمان نے اسلحے کے زور پر ایک ہی وقت میں 2 دکانوں کو لوٹا اور بآسانی فرار ہو گئے. فوٹیجز حاصل کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ملزمان 2 دکانوں کے باہر پہنچے. ایک میں 2 ملزمان اور دوسری میں 1 ملزم داخل ہوا جنہوں نے اسلحے کے زور پر نہ صرف دکاندار بلکہ اندر موجود تمام کسٹمر سے بھی لوٹ مار کی. واردات کرنے والا 1 ملزم جو کسٹمر سے نہ صرف ان کو گالیاں دیتا رہا، دھکے دیتا رہا، بلکہ یہ بھی دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو باہر ساتھی موجود ہیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. 3 ملزمان نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور 1 ملزم نے چہرے پر ماسک، جبکہ 2 نے کھلے چہرے کے ساتھ واردات کی اور دکاندار کی جانب سے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا. جی بہت شکریہ آپ کا. ملک کے بیشتر شہروں میں غضب کی گرمی. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقے صبح سے ہی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. سرگودا اور دادو میں پارہ 39، سبی، ڈی جی خان اور جیکب آباد میں 38 ڈگری کو چھو گیا. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کر دی.
पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा मामूल से ज्यादा रह सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर से कहा कि तलबा के वालिदैन से राब्ते में रहें और बर वक्त मालूमात फराहम करते रहें। ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम करें। वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किर्गिज़स्तान की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। किर्गिज़स्तान हुकूमत से भी राब्ते में हैं, तलबा को अकेला नहीं छोड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कराची में पारा 40, दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी के बायस स्कूलों के औकात बदल दिए गए हैं। आज से स्कूल सुबह 7 बजे खुलकर 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो है वो स्कूल का टाइम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। आज से लाहौर समेत पंजाब भर के जो स्कूल हैं वो 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल के औकात तब्दील करने की बुनियादी वजह जो है वो गर्मी की है। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से ये स्कूल्स के जो औकात हैं उनको तब्दील किया गया है। जून के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं वो भी महकमा पंजाब तालीम की जानिब से तमाम स्कूलों में दे दी जाएंगी। जी आम खबर देंगे आपको। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ घेराव जलाओ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बाबर मलिक से। जी बाबर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल रशीद की अदालत में ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी। आज की इन्हें तलब कर रखा था। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के आज पेश नहीं हुए। इनकी जानिब से इनके वकील मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए, जिन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमती अमूर में मसरूफियात के बायस अली अमीर आज पेश नहीं हो सकते, उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस मुकदमे में राजा बिशारत समेत फैजुल हसन चौहान और मार सदीक अवान समेत मुतअद्दिद PTI के रहनुमा और कारकुन जो है वो नामजद हैं। ताहम आज अली अमीन गंडापुर को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो दायर की गई थी वो मंजूर कर ली गई और उनकी अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए हैं। मिस्री और मकामी नौजवानों में झगड़े के बाद पाकिस्तानी तलबा जद में आए। किर्गिज़ बलवाइयों ने पाकिस्तानी हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़ की। तालिबात ने छुप कर जान बचाई। इंतजामिया और पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम रही। फौज को तलब किया गया। हमलों के बाद बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा खौफ व हिरास का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में बताया कि उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं। बलवाई हर जगह पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे हैं। एक तालिब इल्म का कहना था कि बलवाइयों ने 3 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया है, हमें फौरी मदद फराहम की जाए। KP के हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर हमलों की खबरें तशवीशनाक हैं। वफाकी हुकूमत से अपील करूंगा कि वो बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात करे। इल्मों पर लोकल लोगों की तरफ से हमलों की खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी तालिब इल्म वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं, तकरीबन 10,000 के करीब तालिब इल्म हैं। लोकल लोगों की तरफ से झगड़े के नतीजे में वहाँ हमले हो रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर यह मुतालबा करता हूँ कि वो किर्गिज़ हुकूमत से रब्ता कायम करे और इन हमलों की रोकथाम और पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करे। पाकिस्तान का सफारत खाना किर्गिज़स्तान में, उसको भी अपने फ़राइज़ की इंजामदही में किसी किस्म की गफलत का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए।
इसी हवाले से बात करेंगे। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है वो बहुत सूरत हाल तशवीशनाक है। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक और यहाँ पे पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए गए, जिससे खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़या असल ये कि मिस्री और मुकामी नौजवानों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी तलबा भी इसकी जद में आ गए हैं और किर्गिज़ बलवाइयों ने पाकिस्तानी हॉस्टल्स में घुस कर तोड़ फोड़ की है। तालिबात ने भी छुप कर अपनी जान बचाई है और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जब इंतज़ामिया और पुलिस हालात काबू करने में नाकाम रही, उसके बाद फिर मकामी फ़ौज को वहाँ पे तलब करना पड़ा है और हमलों के बाद जो बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा हैं वो खौफ व हरास का शिकार हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाइस से गुफ्तगू करने के लिए। बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स है, कुछ मामला ठीक हुए हैं या अभी भी खौफ व हरास की सूरत हाल है? जी, अभी जो हमें किर्गिज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया है वो ये है कि उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो मुज़ाहिरीन हैं उनको मुंतशिर कर दिया है और इसके साथ साथ जो है अमन व अमान की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है और हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में हैं और मैं आपको किर्गिज़ हुकूमत के ज़राए से ये कंफर्म करने की पोजीशन में हूँ किसी पाकिस्तानी की इस वाक़े में डेथ नहीं हुई है। और ये जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि कोई किसी स्टूडेंट का रेप हुआ है, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये खबर बिल्कुल गलत है। किर्गिज़ साइड ने टोटली इसको डिनाई किया है। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंजरीज हुई हैं। किर्गिज़ गवर्नमेंट के ज़राए ने हमें बताया है कि 35 के करीब लोग जो कि मुजाहिरों की वजह से ज़ख्मी हुए हैं वो अस्पतालों में हैं। उनकी नेशनैलिटी के बारे में किर्गिज़ गवर्नमेंट हमें कुछ अरसे के बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयर करेगी वो इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे और मीडिया से भी शेयर कर लेंगे। अच्छा हसन साहब, स्टूडेंट्स से आपका राब्ता हुआ है और स्टूडेंट्स ने आपको क्या बताया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि ना सिर्फ ज़दकोब किया गया है, कुछ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं फीमेल उनके साथ भी कुछ बदतमीज़ी की गई या उन्हें उठा के ले गए। इस तरह की कोई सूरत हाल आप तक पहुँची है? जी, ये जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये जो मुजाहिरीन और बलवाई थे ये हॉस्टल्स की दीवारें फलांग के हॉस्टल्स में आए हैं। वहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स के कमरों के दरवाजे और लॉक्स को तोड़ा है, उनकी बिलोंगिंग्स को नुकसान पहुँचाया है, बदतमीज़ी की है और लेकिन किर्गिज़ अथॉरिटीज़ और पुलिस की इंटरवेंशन के बाद ये मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये जो वाक़यात हुए हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं है। ये 13 मई को मिस्री स्टूडेंट्स और किर्गिज़ यंगस्टर्स के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के नतीजे में जो वीडियोज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्तियाल फैलाया गया गैर मुल्की स्टूडेंट्स के बारे में। आपको पता है कि किर्गिस्तान में तकरीबन 25,000 के करीब बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स हैं। हसन साहब, आपने भी जो नंबर दिया था, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बल्कि हम भी कोशिश करते रहे बट वो अनएक्सेसिबल रहा, हम उस पर रब्ता नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स जो है वो रात भर किसी तरीके से वॉशरूम्स में छुप के उन्होंने किसी तरीके से रात गुजारी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स का भी ये शिकायत है, जो नंबर आपने प्रोवाइड किया वो एक्सेस में नहीं आ रहा था। मैं अभी आपको सिचुएशन बताऊं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। हम सुबह से तकरीबन 500 के करीब कॉल्स आंसर कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास जिस नंबर से कॉल नहीं एक्सेप्ट होती हम उनको कॉल बैक करते हैं। सो इस पे बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी यहाँ पे 11,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। और यकीनन हमें और इन 2 टेलीफोन नंबर्स पे जाहिर है कि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। हम एम्बेसी में टोटल 8 लोग हैं और ऑब्वियसली वो जो हमारी कैपेसिटी है अभी कॉल सुन सकते हैं, हम उनको सुन भी रहे हैं। और हसन साहब, ये जिस हॉस्टल पे हमला हुआ है आप बता रहे हैं कि ये 11,000 सिर्फ बिश्केक में है या ओवरऑल किर्गिस्तान में? एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये कि अगर सिर्फ बिश्केक में है तो आर दे इन वन हॉस्टल या फिर स्कैटर्ड है जगह जगह, और ये अटैक सिर्फ एक हॉस्टल पर हुआ है या जगह जगह हुआ है? आप काइंडली सवाल रिपीट करेंगे? हसन साहब, ये अटैक जो हुआ है ये पूरे शहर में हुआ है, तो इस हवाले से स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ हॉस्टल्स में थे यहाँ पे जहाँ पे हुआ है या फिर एक हॉस्टल में हुआ है? इस हवाले से आप क्या बता पाएंगे? नहीं, ये जो अटैक्स हैं ये मुख्तलिफ हॉस्टल्स में हुए हैं। अच्छा। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं ये
نہ صرف اسٹوڈنٹ ہاسٹلس میں رہ رہے ہیں بلکہ وہ پورے شہر میں انڈیپینڈنٹ اپارٹمنٹس میں بھی رہتے ہیں جو کہ وہ انہوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں. تو کرگز پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ اتنا بڑا جو سوشل انریسٹ ہوا ہے شہر میں کم از کم ایک ہی ٹائم پہ 15 یا 16 جگہوں پہ, تو آبویسلی ان کی کیپیسٹی بھی اوور ویلم ہو گئی. دے ڈڈ دیئر بیسٹ, انہوں نے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی, اور اب ہمیں کرگز گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ پورے شہر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انڈر کنٹرول ہے. ہمیں کرگز گورنمنٹ کی طرف سے اشور کیا گیا ہے کہ جو بھی شرپسند اس میں اور حسن صاحب, آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کا کرگز گورنمنٹ کے ذرائع تو آپ کو بتا رہے, بٹ آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس بھی آپ کو یہ بتائیں کہ ایوری تھنگ از گیٹنگ بیٹر ناؤ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ.